नमस्कार साथियों। क्लास 7 लेके हम हाजिर हैं लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 के लिए, जो कि एनटीए, यूजीसी नेट और जीआरएफ के लिए है तथा बाकी जितने भी पीएसयूज एग्जाम है उन सभी के लिए 6 क्लासें पहले हो चुकी हैं। तो यूनिट 1 कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 हम कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सिस्टम अप्रोच को देखा, अब हम इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच को देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है इसको देखते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच ये कब आया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो मैथमेटिशियन थे या जो फिजिक्स के क्षेत्र के जो साइंटिस्ट थे या और जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोर्स ज्वाइन करी या सेना को ज्वाइन करा। और जब ऐसे लोग सेना को ज्वाइन करेंगे जो, तो इनका जो एक्सपीरियंस था डाटा या क्वांट के क्षेत्र में, उस उन सभी चीज का यूज इन्होंने उस समय शुरू करा। उसमें जो स्टैटिकल डाटा था, क्वांट की जो टेक्निक्स थी, तो वो सारी चीज इन्होंने मैनेजमेंट के अंदर डाली। अब इसमें कुछ इन्होंने जो थ्योरीज दी, जो मॉडल दिए, उसमें एक है ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब इसमें क्या करते हैं, इन्होंने क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स थी, जो टूल्स, वो सारी चीज इन्होंने मटेरियल, लेबर और कैपिटल, इनको जो कंट्रोल करने का प्रोसेस था उनके अंदर इनका यूज करा, जिससे ये सारी चीज पहले से ज्यादा आसान हो गई और आप उन डाटा का यूज करके इनको बेहतर तरीके से कंट्रोल करने लग गए। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्वांट का यूज करना शुरू कर दिया। तो एक तो इनकी जो मैनेजमेंट की थ्योरी क्वांटिटेटिव अप्रोच में ये थी कि ऑपरेशन के अंदर किस तरह से हम क्वांट का यूज करें। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में इन्होंने इसका यूज करा। इसके बाद जो दूसरा था एमआईएस, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एमआईएस का यूज तो हम आज भी कर रहे हैं, जो कि डेवलप कब हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय। तो इसमें हमने क्या करा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा कैरी करते हैं। मतलब आप किसी काम को कर रहे हो, वहां पे कितने पर्सन है या किस तरह के रिसोर्स है, पहले कितना यूज किया था, अभी कितना करना है, और बाद में कितना हुआ था, मतलब पास्ट परसेंट और जो एस्टिमेट डाटा है, उन सब की एक रिपोर्ट रहती है। इससे क्या होता है, जो सुपरवाइजर है, सुपीरियर है या जो मैनेजर है, वो इजिली डाटा देख के डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो एमआईएस का यूज भी फिर उस समय इन्होंने एमआईएस का यूज किया, एमआईएस को बनाया। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? इसमें जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी हम पे रिसोर्सेज है, अगर वो रिसोर्सेज कम है, तो हमें किस किस क्षेत्र में जो एरिया है वहां पे उसका जो ऑप्टिमल एलोकेशन है वो कैसे करें। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग के तहत हमें किसने बताया? जॉर्ज डेंजलिंग ने। और इन्होंने ही, डेंजलिंग ने ही लीनियर प्रोग्रामिंग को डेवलप करा था। अब आता है ऑपरेशन रिसर्च। इसके अंदर अब हम रिसर्च कर रहे हैं ऑपरेशन के क्षेत्र में। इसके अंदर भी हमने क्वांट का यूज करा। जो कैपेसिटी प्लानिंग में क्वांट का यूज करा। ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम आ रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ किस तरह से जाना है, और लोकेशन को कैसे फैसिलिटेट करना है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में भी हमने क्वांट का यूज करा। तो ऑपरेशन रिसर्च के अंदर हमने ये सारी चीजें करी। एक और जो थिंकर्स थे या उस समय के जो क्वांटिटेटिव अप्रोच के पर्सन थे, एडवर्ड डेमिंग। इन्होंने प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इसके ऊपर खूब सारी थ्योरीज दी, खूब सारा अपना जो विजन था वो डाला इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करके। और कुछ और लोग थे जो क्वांटिटेटिव अप्रोच से जुड़े हुए थे, जिन्होंने काफी क्वांट का यूज करके उसमें अपना योगदान दिया। तो वो थे जॉन मैकडोनल और जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी तो काफी जगह आप इनका नाम सुनते ही, और एंड्रयू सिजलेगी। तो ये कुछ नाम है, आप याद कर सकते हैं, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद करते हैं कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच का मतलब क्या है?
अगर कभी कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे इमरजेंसी है, तो आप उस समय क्या करेंगे? आप कोई रूल बुक तो नहीं उठाएंगे, क्योंकि इतना समय ही नहीं है। तो उस जो उस समय जैसी भी कंडीशन होगी, सिचुएशन जैसी भी होगी, उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है किसी चीज को करने का। अगर इमरजेंसी आ गई तो वहां पे कोई भी नो वन बेस्ट वे, कोई भी बेस्ट तरीका नहीं है। आपको अपने हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे नो वन बेस्ट वे की बात करते हैं, जबकि आपको याद होगा टेलर साहब ने क्या बोला था कि किसी भी काम को अगर करना है तो उसका एक बेस्ट वे होना चाहिए, उसे डेवलप कर लो, एक बेस्ट वे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी बेस्ट वे है ही नहीं। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मतलब कंटीजेंसी अप्रोच जो है वो टेलर की उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो कंटीजेंसी थ्योरी में कुछ जो थिंकर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, अ, उनका मैंने यहाँ नाम लिख दिया है, आप देख लीजिएगा, फैक्ट में आ जाएगा। जैसे सेल्जनिक साहब है, बर्नर स्टॉकर है, वुडवर्ड है, लॉरेंस रोल्स है, जेम्स थॉमसन है। और एक बात, जो कुंज थे, कुंज साहब थे, प्रोफेसर कुंज, उन्होंने कहा था कि जो कंटीजेंसी अप्रोच है ये तो बेस्ट अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन्होंने तो कंटीजेंसी अप्रोच को बेस्ट अप्रोच ही बोल दिया था। और उन्होंने बोला कहाँ था एक्चुअली, इन्होंने एक बुक लिखी थी मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, वहां पे बोला था। तो आप फैक्चुअल क्वेश्चन में एक तो इनकी बुक याद कर लेना, और दूसरा इन्होंने इसको बेस्ट अप्रोच कहा था। एक और इनकी डेफिनेशन जो दी थी वो कास्ट एंड रोजनबेग ने दी थी। वो क्या कह रहे थे कि जो मतलब पहले से चले आ रहे जो सिंपल प्रिंसिपल हैं डिसीजन लेने के, वो, और कुछ ऐसे फैसले जो क्लियर ही नहीं है, मतलब पहले एक तो आपको रूल बना रखे हैं कि इस तरह के फैसले में आपको ये अप्रोच करनी है, और दूसरा कुछ ऐसी चीजें आ गई जो क्लियर नहीं है वहां क्या करना है। तो दोनों के बीच में कंटीजेंसी अप्रोच फॉल करता है, ये इनका कहना था। उन्होंने क्या कहा था, फॉल समवेयर बिटवीन सिंपलिस्टिक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड कॉम्प्लेक्स बेग नोशन। तो रोजनबेग कि ये जो डेफिनेशन है, हम इसको याद करने का एक तरीका जो मेरे को समझ में आ रहा था कि रोजन बेग नाम है, रोज, रोज मतलब गुलाब का फूल। तो गुलाब के फूल में फूल और कांटे दोनों होते हैं। तो कंटीजेंसी अप्रोच भी क्या है, जो सिंपल थ्योरी है और जो अनक्लियर चीजें हैं उनके बीच में फॉल करती है। तो इसी तरह फूल और कांटों के बीच में थ्योरी थ्योरी ये अप्रोच फॉल कर रही है। आप इस तरह से रोजन बेग को याद कर लीजिएगा। इसके बहुत बाद में, मतलब कभी 90s 80s के समय में एक आया था क्वालिटेटिव अप्रोच। वहां पे जो कुछ थिंकर्स थे उन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करा कि क्वालिटी भी होनी चाहिए। मतलब ठीक है, आपने पॉइंट कर लिया, ये सारी बातें कर ली कंटीजेंसी, मगर क्वालिटी पे कौन ध्यान देगा, क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो उसके बाद कुछ थिंकर्स आए जिन्होंने क्वालिटी पे फोकस दिया, फोकस करा। तो उनमें से थे वॉल्टर ए सुइहर्ट्स और विलियम ई डेमिंग, जोसेफ जुरान, और भी बहुत सारे लोग थे। तो इन्होंने क्या बोला कि डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। मतलब आप उससे बेस्ट करो, आप पहली बार भी करके दोगे ना तो बेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि पहले खराब कर दिया, वो प्रोड्यूस कर दिया फिर सुधारोगे, नहीं। पहले आप कितनी बार भी उसे ट्राई कर लो, लेकिन आप जब दोगे, उसे क्रिएट करके दोगे चीज को, तो बेस्ट दो। इसमें आगे 14 पॉइंट ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के अंदर क्या क्या 14 पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना है, वो डेमिंग साहब ने दिया, और इसके लिए वो जाने जाते हैं। और भी बहुत सारी थ्योरी है, जैसे काइजन हो गई, या सिक्स सिग्मा थ्योरी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आती है, बेंच मार्किंग। ये चीजें हम आगे भी देखेंगे, आगे की क्लासों में। बेंच मार्किंग का मतलब किसी भी चीज के लिए, जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो या कुछ डिसीजन ले रहे हो, तो उसके अंदर आपने बेंच मार्क सेट कर दिया कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने क्वालिटी पे बहुत इनिशिएट करा, जोर दिया। अब इस क्वालिटी में होगा क्या जब आप क्वालिटी पे जोर देंगे, तो एक तो ये कस्टमर ओरिएंटेड हो जाएगी, कस्टमर को अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और क्वालिटी ओरिएंटेड भी हो जाएगी कि क्वालिटी भी बेस्ट होगा और कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो भी कुछ भी बना के ना दे दे,
एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट कर देंगे, तो उसी हिसाब से जो बेस्ट एम्प्लॉय है वो अच्छी चीजें बनाएगा और इसके बदले एम्प्लॉय का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इन थ्योरियों में यही रखते हैं और इस क्लास को भी यहीं रखते हैं। इसके बाद एक क्लास में हम मिसलेनियस जो चीजें बची हुई हैं वो देख लेंगे। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। अ, तो यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।